एथिक्स क्लास 2 का दूसरा क्वेश्चन, यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है ये। द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। कई बार सुना होगा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या मतलब होता है इस चीज का? उसका मतलब ये होता है भाई, मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि गांधी इसलिए कहता था कि शांत रहो, आराम से बात करो, क्योंकि पतला दुबला सा बंदा था, उसके बस की लड़ना नहीं था, है ना भाई। फिजिकल फाइट तो कर नहीं सकता था, मजबूरी थी उसकी कि फिजिकल फाइट नहीं कर सकता, तो इसलिए कहता भाई ठीक है भाई, आराम से बात कर लेते हैं। तो वही प्रैक्टिकली होता है, अगर आप सामने वाले से लड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, आपके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, तो कह दो जा मैंने तुझे माफ किया, राइट। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, वो चीज़ गलत है। और यही कोटेशन आपको ये बात समझाएगी कि माफ कर देना कमजोरी नहीं है। ऐसे नहीं कि कमजोर इंसान है, मजबूरी थी इसलिए उसने माफ कर दिया, नहीं। माफ करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अब जैसे भगवान राम थे, तो भगवान राम ने केकई को माफ कर दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ, ठीक है, मेरी वाइफ किडनैप हो गई, इतनी सारी दिक्कतें हुई, तो मैं तुम्हें राज्य से निकाल दूं या तुम्हें वनवास के लिए भेज दूं, अब मैं तुम्हें वनवास भेजूंगा, ठीक है ना, या तुम्हें आश्रम में भेज दूंगा किसी, वो सब नहीं किया राम जी ने। उन्होंने सिंपली माफ कर दिया, राइट। बुद्धा थे, अब बुद्धा ने तो कितने लोगों को माफ किया था। अगर आपके सामने केस आ जाए कि भी एक बंदे ने 10 लोगों को मर्डर किया है, तो आप तो कहोगे भी इस बंदे को फांसी मिलनी चाहिए, इज अ सीरियल किलर। अंगुली माल ने तो पता नहीं कितने ही लोगों का मर्डर किया था, और उसको अच्छा लगता था। वो उन लोगों की वो ना अंगुली उंगली लेके उंगली की मालिया माला पहनी हुई थी उसने, इट वॉज अ प्राइड फॉर हिम। लेकिन भगवान बुद्ध ने उसको भी माफ कर दिया था। देवदत्त ने भगवान बुद्ध को मारने की बहुत कोशिश करी थी, भगवान बुद्ध ने उनको भी माफ कर दिया था। मतलब दीज आर सीरियस क्राइम्स, कुछ छोटी मोटी बातें नहीं थी, राइट। और एग्जाम्पल, आप मॉडर्न एग्जाम्पल क्या दे सकते हो कि नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में किसको इंक्लूड किया था? उन लोगों को जिनसे उनकी नहीं बनती थी, जो उनके ओपोजिशन में थे। बी आर अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सबको नेहरू ने अपने कैबिनेट में रखा था। ये सिंपल सी बात लग रही है, बट एक बात सोचो, अगर आज के डेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन वालों को अपने कैबिनेट में रखे, मंत्री बना दे, लॉ मिनिस्टर बनाए, इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मिनिस्टर बना दे, तब थोड़ी अजीब सी बात नहीं होगी? बट नेहरू ने ऐसा किया। गांधी क्या कहते थे कि ब्रिटिशर्स ने गांधी को जेल में डाला, लेकिन गांधी कहते थे नहीं यार, बात करो, लड़ाई मत करो, नॉन वायलेंस का सहारा लो। नेल्सन मंडेला जब वो प्रेसिडेंट बने, उनको तो कितने सालों तक जेल में रखा गया था, लेकिन जब वो बाहर आए, प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमको रिवेंज नहीं लेंगे, हम कोई किसी को सबक नहीं सिखाएंगे, रादर हम शांति से रहेंगे, राइट। तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं हिस्ट्री के अंदर। और इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको क्या लगता है आसान था उनके लिए करना, जिन लोगों ने इस तरह की माफ़ कर दिया लोगों को? बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन किया। ठीक है, एग्जाम्पल समझ गए? अब इस चीज़ को आप इंडिविजुअल लेवल पे देखो, अलग अलग लेवल्स पे, क्योंकि देखो हमारा जो फ्रेमवर्क है वही रहता है हमेशा, पेस्टल फ्रेमवर्क हो गया, या इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल वाला हो गया। इंडिविजुअल लेवल में हम अपने आप को, खुद को माफ़ करते हैं अपनी गलतियों के लिए। अगर हम अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ नहीं करेंगे, तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे? हम तो गिल्ट में मर जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो हम खुद को माफ़ करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं खुद को माफ़ कर दूंगा, तो फिर मैं तभी आगे तरक्की कर पाऊंगा। मुझे तरक्की करनी है, तो अपनी गलतियों से सीखूंगा, और अगले साल फिर से अटेम्प्ट दूंगा, हारूंगा नहीं। घर में, आपको लगता है घर में लोगों को माफ कर देते हैं? 100% करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को, बच्चे अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को, हर कोई हर रोज हर चीज के लिए एक दूसरे को माफ कर देता है। क्या रीजन है उस चीज का? क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कहीं ना कहीं, मानो या ना मानो, यहाँ भी हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है। वी हैव समथिंग टू गेन, देयर फोर वी आर फॉर गिविंग। कम्युनिटी, कई बार हमारी आस पड़ोस वाले लोगों से छोटी मोटी बात पे बहस हो जाती है, नेचुरल सी बात है यार, बर्तन रहेंगे तो बजेंगे, ठीक है ना। तो इफ देर इज सम डिस्प्यूट, दैट्स ओके, डिस्प्यूट्स आर नेचुरल, डिफरेंसेस आर ऑल्सो नेचुरल। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आस पड़ोस वालों से अच्छे से बोल के चलें, क्योंकि मुसीबत के टाइम पे रिश्तेदार बाद में काम आते हैं, पड़ोसी पहले काम आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये लोग काम आ सकते हैं। तो फिर से हमारा कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है, राइट। लेकिन नेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होता। नेशनल लेवल में कहते हैं जो दूसरे, जैसे कहते हैं ना, कई बार लोग, महाराष्ट्र में काफ़ी चलता है कि बिहार के लोग क्यों आ गए महाराष्ट्र के अंदर,
ठीक है ना, तो काफ़ी अब कर्नाटका में चल रहा है। तो हम दूसरे रीजन के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, क्यों? बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। यहाँ पे हमारा कुछ स्वार्थ छिपा था, लेकिन यहाँ पे वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, तो फिर हम यहाँ पे खूब हेट फैलाते हैं दूसरे रीजन, रिलीजन, कास्ट के लोगों के खिलाफ। इनफैक्ट हम उसमें हिस्ट्री खोलते हैं व्हाट्सएप में से कि यार 200 साल पहले इस स्टेट के लोगों ने ऐसा किया था, इस कास्ट के लोगों ने ऐसा किया था, रिलीजन के लोगों ने ऐसा किया था। तो वहां पे माफी तो छोड़ो, जो बहुत पुरानी चीज किसी और ने कुछ किया था तो उसका दोष भी हम सामने खड़े बंदे को दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे हम फॉरगिव नहीं करते हैं, रिवेंज की बात करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, शायद आपने कभी सोचा ना हो कि ब्रिटिशर्स ने इतना कुछ किया हमारे साथ। जब वो आए थे तो हमारा देश सोने की चिड़िया थी, और फिर जब वो गए, एकदम गरीब देश था हमारा, इतनी ज्यादा पॉवर्टी, इलिटरेसी थी, सारा धन चुरा के ले गए ब्रिटिशर्स हमारे देश से। लेकिन हम लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो कहते हैं हाँ मेरा बेटा लंदन पढ़ने गया है, लंदन सेटल हो गया है, वहां पे डॉक्टरी कर रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा वहां का प्रधानमंत्री, हाँ हाँ हमारे ही इंफोसिस का दामाद है जी, बड़ा अच्छा सा लगता है। हमने जैसे उनको माफ सा कर दिया, कोई नफरत नहीं है लोगों के अंदर। क्यों? वी आर नॉट डायरेक्टली, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे फायदे होते हैं इन लोगों से, ठीक है। तो जो गिवन कोट है, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, इट चैलेंजेस द कन्वेंशनल नोशंस ऑफ स्ट्रेंथ। हमें लगता है कि स्ट्रेंथ इस चीज में है, बहादुरी इसमें कि जाके लड़ो। लड़ने में बहादुरी नहीं है, माफ करने के लिए आपको ज्यादा बहादुरी चाहिए, ज्यादा ताकत चाहिए। कमजोर इंसान को उसके इमोशंस कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो स्ट्रांग होता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया, हर किसी को बुरा लगता है, नेचुरल सी बात है। कितना आसान होता है ऑफेंडेड फील करना, आई एम फीलिंग ऑफेंडेड, उसने ऐसा बोल दिया। कई लोग मानहानि का दावा डाल देते हैं कोर्ट में कि उस बंदे ने, वहां पे खड़े हुए पॉलिटिशियन ने ऐसी कोई बात बोली, आई हैव टेकन ऑफेंस, मुझे बड़ा बुरा लगा और मैं केस डाल रहा हूं उस बंदे के ऊपर, है ना। लोग उस चीज पे ऑफेंस ले लेते हैं, और आसपास कोई गाली गलौज कर दे तो बहुत ऑफेंस लेते हैं। लेकिन ऑफेंस ना लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा। बुद्धा में तो खैर, बुद्धिज्म में तो बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी, बिकॉज बुद्धा वॉज इंटरनली वेरी स्ट्रांग। अच्छा, पहली क्लास में सेकंड पेज पर हमने यूपीएससी का क्वेश्चन पढ़ा था, एरिस्टोटल ने कहा था कि बहादुर वो है जो खुद से लड़ सकता है, बहादुर वो नहीं जो दूसरों से लड़ सकता है। वही बात है कि दूसरे से आपने बदला लेना है, वो तो हर कोई ले लेगा, ठीक है ना। तो जो रिवेंज होता है वो एक एक्सटर्नल बैटल है, लेकिन फॉरगिवनेस हमारी इंटरनल बैटल होती है। दूसरों पे हमला करना आसान है, लेकिन खुद से लड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो ये भी लगभग सिमिलर थीम है, लेकिन पॉइंट्स कहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट होंगे। तो फॉरगिव करना जरूरी क्यों है? अगर आप माफ नहीं करोगे तो आप एक एंडलेस पिट में गिरते रहोगे, कोई अंत नहीं होगा। जैसे आप देखो, मणिपुर में 2 साल से ज्यादा हो गए, अभी भी वहां पे वायलेंस होता रहता है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को मारा, फिर ये लोग बदला लेंगे, फिर ये लोग बदला लेंगे, तो हर एक्शन का बदला लेते रहते हैं, और ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाती है। ये साइकिल कभी खत्म नहीं हो सकती है। और अगर एज अ सीधे साधे एडमिनिस्ट्रेटर आप वहां पे गए, आप कहोगे आई विल फॉलो द रूल्स, रूल्स के हिसाब से तुमने हमला किया तो तुम्हें मैं जेल में डालूंगा, तुमने भी हमला किया, तुमने कानून को अपने हाथों में लिया, मैं तुम्हें भी जेल में डालूंगा, तो शायद फिर मेरे ख्याल से मणिपुर के 100% लोग ही जेल के अंदर चले जाएंगे उस हिसाब से। तो अगर आप इतनी स्ट्रिक्ट अप्रोच लोगे तो आपको फॉरगिवनेस पे फोकस करना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और लोगों को भी फॉरगिव अगर लोग आपस में करेंगे तभी सोसाइटी प्रोग्रेस कर पाएगी। वरना आप देखो, मणिपुर में 2 साल से लगभग कुछ काम नहीं हुआ है, सोसाइटी इज इन कंप्लीट पैरालिसिस। एक बार वायलेंस होगा तो उसके बदले और वायलेंस होगा, थिंग्स कभी नॉर्मलाइज हो ही नहीं पाएंगी, सोशल प्रोग्रेस हो ही नहीं पाएगी जब तक आप किसी को माफ नहीं करोगे। तो फॉरगिवनेस से ये जो साइकिल है, चक्रव्यूह है, रिवेंज का, वायलेंस का, ये चक्रव्यूह टूटता है और सोसाइटी को फिर से रिकवर करने में हेल्प करता है। गवर्नेंस में ये चीजें कैसे एप्लीकेबल हैं? आपने कहा कि सर ठीक है, प्रैक्टिकली तो बुद्धा थे, महान थे, उन्होंने सारे काम किए, लेकिन प्रैक्टिकली एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारे लिए ये चीज कहाँ पे काम आएगी? क्या कोई क्राइम करता है, कोई चोरी चकारी करता है, तो क्या हम उसको माफ कर दें क्योंकि बुद्धा माफ करते थे? नहीं। देखो, इंडिया के जो क्रिमिनल सिस्टम है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो रिवेंज को प्रमोट नहीं करता है। आप बात समझो, डिफरेंस समझो। सजा देने में और रिवेंज लेने में डिफरेंस होता है। आ, इसने आपको थप्पड़ मारा, तो रिवेंज का मतलब क्या है? अभी उसको थप्पड़ मारोगे, मतलब नेचुरल सी बात, रिवेंज का यही मतलब होता है ना, उसने आपको थप्पड़ मारा, अभी उसको थप्पड़ मारोगे, राइट।
उसने आपकी आंख फोड़ दी, आपका हाथ तोड़ दिया, तो आप कहोगे मुझे बदला चाहिए, मैं भी उसका हाथ तोड़ूंगा, मैं भी उसकी आंख फोड़ूंगा, दैट इज रिवेंज। तो क्या हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसा ही होता है? जब किसी पे आरोप लगता है कि सर इसने ऐसा किया था उस बंदे के साथ, तो जज साहब कहते हैं ठीक है इसके साथ भी ऐसे ही करो, इसके हाथ पैर तोड़ दो, इसके साथ ऐसा ऐसा कर दो। ऐसा होता है क्या? सोचो एक सेकंड के लिए, नहीं ऐसा नहीं होता। रादर हम ये कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत ही खतरनाक बंदा है, इसको सोसाइटी से अलग करके रखो थोड़ा सा, इसलिए इसको अलग एक कमरे में बंद कर दो कि ये दोबारा बाकी लोगों के साथ ऐसा ना करे, ये सुधरने नहीं वाला है बंदा। राइट? इसको अलग कमरे में डालो, फिर इसको लगेगा कि यार इसकी दुनिया बदल गई है, ये जैसे पहले रह रहा था वैसे नहीं रह रहा है, इसको शायद थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन होगा, एंड वहां पे कुछ साइकोलॉजिकल प्रोग्राम चलाओ ताकि ये रिफॉर्म हो जाए। रिफॉर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इसको 1 2 साल 5 साल 10 साल के सजा दे सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद भी जेल से बाहर तो आएगा ही, फिर से सोसाइटी में आएगा, फिर से सोसाइटी में क्राइम करेगा, फिर से लोगों को तकलीफ देगा। इसलिए बेटर है जब तक इसको जेल में बंद कर रखा है तब तक इसको रिफॉर्म करने की कोशिश करो। अब आप बताओ, क्या हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जब किसी को सजा दी जाती है, किसने कुछ भी बड़ा क्राइम कर दिया हो, जब उसको सजा दी जाती है, तो क्या हमारा सिस्टम उससे रिवेंज ले रहा है? रिवेंज नहीं ले रहा, रादर लोगों को उससे प्रोटेक्ट कर रहा है और उस बंदे को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? तो हमें ऐसा लगता है कि कोर्ट में जाके हम रिवेंज ले रहे हैं, बट एक्चुअली रिवेंज नहीं होता है वो। सॉरी। ठीक है? तो ये गवर्नेंस की इम्प्लीकेशन है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि माफ करना जरूरी होता है इसलिए आप लोगों को सजा मत दो, नहीं, सजा आप बिल्कुल दीजिए, सजा देने का पर्पस कुछ और है, सजा देने का पर्पस उस बंदे को रिफॉर्म करना है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए सजा जरूर देनी चाहिए। सजा इज नॉट इक्वल टू रिवेंज। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इलेक्शन के दौरान सरकारें पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे को बहुत कुछ एक्यूज करती हैं, उल्टी सीधी बातें बोलती हैं, लेकिन जब एक बार इलेक्शन खत्म हो जाते हैं उसके बाद उनको मिलके काम करना चाहिए इन पब्लिक इंटरेस्ट, उसके बाद वो कड़वाहट खत्म हो जानी चाहिए। इंटर डिपार्टमेंटल फ्रिक्शन, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में काफी खींचातानी लगी रहती है, बट पब्लिक इंटरेस्ट में इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्यूचर प्रोजेक्ट साथ में नहीं करोगे, प्रोजेक्ट्स आपको साथ में करने ही पड़ेंगे, यू हैव नो चॉइस। अगर आप इतना ही चीजों को दिल पे ले लेते हो तो नौकरी छोड़ के भाई घर में बैठ जाओ, फिर बाकी लोगों को काम करने दो जो लोग काम कर रहे हैं। लीडरशिप स्टाइल, ये बहुत जरूरी है, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में हो चाहे सरकारी कंपनी में हो, आप सीनियर पोस्ट पे हो, आपके सबॉर्डिनेट लोगों ने कुछ गलती कर दी, तुमने गलती कैसे कर दी, आई विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन, इस बंदे को ऐसी सजा दूंगा कि बाकी लोग भी सतर्क हो जाएंगे कि ऐसी गलती कोई नहीं करेगा, ताकि हमारी कंपनी फिर एफिशिएंटली काम करेगी। वो गलत तरीका है सोचने का। इफ यू आर पनिशिंग योर सबॉर्डिनेट्स फॉर देयर मिस्टेक्स, यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, यू शुड नॉट बी टेकिंग सच रिवेंज और पनिशिंग देम। होता क्या है, जब किसी को सजा देते हो तो बाकी लोग इनिशिएटिव लेने से फिर डरते हैं। यू शुड प्रोमोट इनोवेशन, किसी भी कंपनी में हो आप। कुछ एग्जाम्पल्स तो मैंने खुद पढ़े थे अंबानी अदानी के, कि उनकी कंपनी में जब कुछ लोगों ने कुछ मिस्टेक करी थी, कुछ गलती कर दी थी, तो रादर उन लोगों ने उनको माफ कर दिया एंड उनको मतलब इसको एज एन एग्जाम्पल सेट किया पूरी कंपनी के लिए, कि देखो इस बंदे ने ऐसी गलती करी, आप लोग प्लीज ट्राई टू मेक श्योर कि हमारी कंपनी इन गलतियों से सीखे। हमें गलतियों की सजा देने की जगह गलतियों से सीखना चाहिए, बाकी लोगों को सिखाना चाहिए कि दिस इज अ रॉन्ग पाथ, हमें ऐसा नहीं करना है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें खुद को और कंपनी को नुकसान हो सकता है। राइट? उससे फिर लोगों में वो लोग प्रोत्साहित होते हैं, पीपल बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि यार इस बंदे की जेन्युइन मिस्टेक थी, अगर हम भी आगे से इनोवेट करेंगे और वो जेन्युइन मिस्टेक हुई तो हमें सजा नहीं मिलेगी। राइट? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अब मान लो कहीं पे न्यूज़ में आता है अक्सर कि फार्मर्स या लेबर्स हैं उनकी इंडस्ट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गई लैंड एक्विजिशन को लेके, या फैक्ट्री मालिकों और वर्कर्स के बीच में नोकझोंक हो गई, कुछ बहस हो गई, तो क्या आप जज बन के बैठ जाओगे और कहोगे कि मैं देखूंगा गलती किसकी थी और जिसकी गलती थी मैं उसको सजा दूंगा, जेल में डाल दूंगा? यार वो चीज़ चलो ठीक है, बट जब तक ज़रूरी नहीं हो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रादर आपको दोनों पार्टीज को टेबल पर बिठाना चाहिए एंड उनको कभी बैठो आपस में ढंग से बात करो। क्यों? अगर आप लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाते ही रहेंगे कि उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, कोर्ट में जाएंगे, तो कोई नहीं जीत पाएगा। राइट? इसलिए जो दोनों पक्षों ने लड़ाई करी थी, दोनों ने एक दूसरे की पिटाई करी थी, कृपया करके कुछ देर के लिए उन चीजों को भूल जाइए और जो असली मुद्दा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सारी गवर्नेंस की इंप्लीकेशन है, दिस इज हाउ यू हैव टू एक्ट। कम्युनल हार्मनी, हम लोग भी इसी सोसाइटी का प्रोडक्ट हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत सारे प्रेजुडाइजेस होते हैं दूसरी कास्ट कम्युनिटी को लेके,
बट हमें ये लगता है, हर इंसान को लगता है कि मेरे अंदर जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल ठीक है, बाकी लोग गलत हैं। राइट, बट सही गलत कुछ नहीं होता यार, हम लोग बने ही ऐसे हैं, सोसाइटी का ही पार्ट है। तो जब भी हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कहीं पे जाते हैं, तो हमें अपने खुद की जो हमारे विचार हैं उन्हें अलग रखना चाहिए, और जिस सीट पे बैठे हैं, जिस गद्दी पे बैठे हैं, उस तरह उसका मान रखते हुए हमें सारे फैसले लेने चाहिए। हमारा काम ये नहीं कि यार ये तो क्रिमिनल लोग हैं, ये क्रिमिनल कास्ट है, कम्युनिटी है, नहीं। हमें रादर डाइवर्सिटी, मतलब हमारी डाइवर्सिटी का फ़ायदा यही है कि हमें अलग-अलग लोगों को साथ में लाना है और समझाना है कि देखो पहले जो हुआ हुआ, अगर आप गड़े-मुर्दे ही उखाड़ते रहोगे, तो कहीं नहीं जा पाओगे, इतिहास में ही बंधे रह जाओगे। 100 साल पहले किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, उल्टा बोल दिया, गाली दे दी, उसका बदला तुम सामने वाले बंदे को उससे लोगे, उस पे दोनों बंदे बहस कर रहे हैं। भाई तुझे पता है 100 साल पहले ऐसा हुआ था, तेरी ऐसी की तैसी। आपस में अगर तुम लड़ोगे यार इस चीज को लेके, इट विल लीड यू एनीवेयर, कुछ होगा उससे फायदा? खुद सोचो जरा सा। ब्रिटिशर्स का यही तरीका था और वही चीज पॉलिटिशियंस अपनाते हैं। बिकॉज डिवाइड एंड रूल 15 अगस्त 1947 को खत्म नहीं हुआ था। ये कोई बटन नहीं था कि बल्ब जल रहा था और 1947 में बल्ब आपने बंद कर दिया, अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है, अब ये काम नहीं करती है, ये जहर बेअसर हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइड एंड रूल स्टिल वर्क्स। कुछ सिमिलर कोट्स रिवेंज और माफी को लेके। सबसे बढ़िया रिवेंज ये होता है कि आप अपने एनिमी की तरह मत बनो। राइट, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यार ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे पता नहीं पीवाईक्यू में है या नहीं है, अगर मैं अगले 10 दिन में आपको ये ना सिखा पाऊँ, ठीक है, अलग से लूंगा मैं जरूर इस वाली कोट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस रिप्रेजेंटेटेड है, लोग इसका बहुत ही गलत मतलब निकालते हैं। अगर 10 दिन में मैंने आपको ये नहीं सिखाया ना इसका मतलब, तो प्लीज़ मुझे एक मेल डाल देना या व्हाट्सएप पे रिमाइंड कर देना कि सर आपने कहा था कि आपको ये वाली कोटेशन भी समझानी है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट कोटेशन है, यूपीएससी अगर नहीं पूछा है इसको दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा लोग इसे गलत मतलब निकालते हैं। रिवेंज इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड नॉट माइन, रेवरेंट मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है, लियोनार्डो डी कैप्रियो की, उनको इसके लिए ऑस्कर मिला था। एंड वो अपनी पूरी मूवी में जो हीरो है वो रिवेंज लेने के लिए मेहनत करता रहता है, बहुत बुरी हालत में होता है, अधमरा होता है, लेकिन फिर भी उसको रिवेंज लेना होता है, इसलिए वो मेहनत करता रहता है। मूवी के एंड में उसको रिवेंज लेने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो फिर छोड़ देता है, रिवेंज नहीं लेता, क्योंकि कहता है कि यार रिवेंज, इस बंदे ने बुरा काम किया है, इसको बुरे काम की सजा बिल्कुल मिलेगी, लेकिन मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। टू फॉरगिव इज टू सेट अ प्रिजनर फ्री एंड डिस्कवर दैट द प्रिजनर वॉज यू। अगर आपको किसी के कहने से, किसी एक्शन से बुरा लगा है, तो आप अपने दिमाग में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हो, उस चक्कर में हेल्थ आपकी खराब होती है, आप अपनी ही सोच के बंदी बन जाते हो। यू बिकम अ प्रिजनर ऑफ योर ओन थॉट्स। जब आप किसी को माफ कर देते हो, तो आप खुद आजाद हो जाते हो। शायद इसीलिए बुद्धा इतने लोगों को फ्री करते थे। कई लोगों ने तो बुद्धा को आके मुंह पे गाली दी थी, और उन्होंने कहा था मैंने गाली ली ही नहीं, वो दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई गाली का असर नहीं पड़ रहा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस। बिल्कुल सही बात है, किसी कमरे में अंधेरा है, तो आपने कहा मैं जहर का कटाव जहर से ही होगा, तो डार्कनेस में और डार्कनेस डाल दूंगा, वो तो फायदा नहीं है ना। ओनली लाइट कैन ड्राइव आउट डार्कनेस। उसी तरह से हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। फूड फॉर थॉट, एक बार जरा सोचना, ये जो हम फॉरगिवनेस और रिवेंज की बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है आपने, सब कुछ पता है आप लोगों को, कितनी एट्रोसिटीज करी, जलियांवाला बाग और हर चीज। अगर आपको लगता है कि वो किसी एक बंदे की वजह से था, ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया था, अगर आपको लग रहा है कि वो तो एक या दो मिलिट्री कमांडर्स बुरे निकल गए थे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सोचो उसके बाद पूरे ब्रिटिश एम्पायर ने उनको बचाया क्यों? जितने क्रूर काम थे उन लोगों के, वो लोग तो उनको सजा देते, लेकिन उनको तो बचाया जाता था जब भी कोई बुरा काम करता था। तो इट वॉज अ ब्रिटिश पॉलिसी टू एक्सप्लॉइट इंडिया एंड एक्सप्लॉइट इंडियंस। जानबूझ के वो लोग कई सालों तक, इतने सालों तक वो लोग हमें एक्सप्लॉइट करते रहे और हमारा सारा धन लूट के चले गए, हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया, हमारे देश के टुकड़े कर दिए उन लोगों ने, और जिसका आज भी हम लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर नफरत है कि ब्रिटिशर से बदला लेना है? नहीं, हमें बदला किसी और से लेना है। 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो हुआ था, हमें उससे बदला लेना है।
ब्रिटिशर्स से हमें बदला नहीं लेना। लंदन जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, घूमने जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, है ना? हमारे वो जो रिलेटिव हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं। ये सब क्यों? क्योंकि सारी हेट सोसाइटी में कोई जानबूझ के फैला रहा है। अगर आज हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ हेट फैलाएंगे तो उससे पॉलिटिकल पार्टीज को कोई इलेक्टोरल बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन आपस में एक दूसरे के खिलाफ हेट फैलाएंगे तो इमीडिएटली पॉलिटिकल बेनिफिट होगा। स्कूल में जो आपको एजुकेशन मिलती है उसके लिए आप पेमेंट करते हो, ठीक है? किसी बंदे को, टीचर को, एक बात को समझो, किसी भी टीचर को, यानी जो बंदा आपको बस सिखा रहा है, वो आपको इसलिए सिखा रहा है क्योंकि उसको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है ना? स्कूल में पैसे मिल रहे हैं, कॉलेज में कॉलेज वालों को पैसे मिल रहे हैं, इसलिए आपको ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे जो ज्ञान मिलता है ना, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे जो ज्ञान मिलता है, उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हो आप, आपको फ्री में मिल रहा है। तो आप सोचो, ये व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आपको आते हैं, हु इज सेंडिंग देम? हु इज यूजिंग हिज टाइम एंड एनर्जी ऑन अ डेली बेसिस टू क्रिएट सच मैसेजेस? पूरे पूरे आईटी सेल होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के, हर पॉलिटिकल पार्टी ये होता है, बता रहा हूँ मैं आपको। एंड उन लोगों को अपना पैसा मिल जाता है जब उनको पावर मिलती है। तो सोसाइटी डिवाइड होती है, उस चक्कर में पॉलिटिशियंस पावर में आते हैं। जब पावर में आते हैं तो वो अपना पूरा पैसा कमा लेते हैं। इसलिए बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट होती है उन लोगों के लिए, बहुत ही सस्ती इन्वेस्टमेंट होती है। ब्रिटिशर्स को गाली दे के इलेक्टोरल बेनिफिट मिलना नहीं है, पैसे मिलने नहीं है, इसलिए हमारे व्हाट्सएप पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ में कुछ नहीं सिखाया जाता है।